दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करेंगे अध्याय संख्या 2 विलियन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुण धर्म है। जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको उन ऑप्शन को टिक करना है जो कौन से गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। अब देखो, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो यहां से प्रोवाइड करवाता हूं। सबसे पहली बात आती है अणुसंख्यक गुणधर्म की, जिसको आप बोलते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस प्रकार से परिभाषित करते हो इसको? अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के वे गुणधर्म होते हैं जो केवल और केवल विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं? विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर ही क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। तो यहां से परिभाषा कैसे बन जाएगी? विलयन के वे गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कितने प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं? 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला वाला होता है प्रासरण दाब, जिसको प्रदर्शित करते हो पाई से। दूसरा वाला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मीनिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मीनिंग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तीसरा होता है आपके पास क्वथनांक में उन्नयन, जिसको आप प्रदर्शित करते हो डेल्टा टीबी से। और चौथा वाला होता है आपके पास हिमांक में अवनमन, जिसको प्रदर्शित करते हो आप डेल्टा टी एफ से। तो यहाँ पर जो भी विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, विलेय पदार्थ की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते। कितने प्रकार की होती है अणुसंख्यक गुणधर्म? 4 प्रकार की होती है। पहला वाला हो गया प्रासरण दाब, ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन, और फोर्थ वाला होता है हिमांक में अवनमन। तो देखिए अब सोल्व हो जाएगा इजीली। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? पहला प्रासरण दाब, बिल्कुल प्रासरण दाब किसका उदाहरण होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी किसका उदाहरण है? अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। यहाँ पर केवल हिमांक दिया है, अगर यहीं पर आपको ये बोल देता हिमांक में अवनमन, तब तो वो कौन सा गुणधर्म हो जाता? अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाता। यहाँ पर केवल और केवल हिमांक आया है, तो मतलब ये वाला अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। डी ऑप्शन देखिए वाष्प दाब, अगर यहाँ पर ये मेंशन करके रखता कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वो भी किसका उदाहरण हो जाता? अणुसंख्यक गुणधर्म का। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? केवल वाष्प दाब लिखा है, तो ये भी यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। तो कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है? प्रासरण दाब और क्वथनांक में उन्नयन। ई नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो गया, उपयुक्त से भी गलत हो गया, क्योंकि हिमांक और वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, ये क्या होती है? अणुसंख्यक गुणधर्म होते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर एफ इज करेक्ट। मीनिंग ए एंड बी दोनों, मतलब प्रासरण दाब और क्वथनांक में उन्नयन दोनों किसके उदाहरण है? अणुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण है। दूसरा नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी सांद्रता व्यक्त करने की विधि ताप के प्रभाव से मुक्त है? मतलब ये यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके द्वारा आप क्या व्यक्त करते हो? सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हो? आप मेंशन करते हो। तो यहाँ से ये पूछा कि इनमें से ऐसी कौन सी विधि है सांद्रता व्यक्त करने की जो किससे मुक्त होती है? ताप के प्रभाव से क्या होती है? मुक्त होती है। तो आपको यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या कोई भी सांद्रता टर्म आती है, सांद्रता शब्दावली आती है, अगर उसमें वॉल्यूम आ गया, मतलब उसमें क्या आ गया? आयतन आ गया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आयतन है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। टी का मतलब क्या है? तापमान। तो मतलब जो आयतन होता है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे जैसे अगर आप तापमान में वृद्धि करोगे, वैसे वैसे क्या होगा? आयतन में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा सांद्रता व्यक्त करने की विधि है जिसमें आयतन नहीं आता? तो मोलरता, मोलरता का मात्रक ही क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। तो मतलब यहाँ पर भी आयतन आ गया, और आयतन तो तापमान के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो ये वाली ताप के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। फॉर्मूला
फॉर्मूला में भी क्या आता है, आयतन आता है, तो ये भी क्या हो गया, तापमान के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यहां पर भी आयतन आ गया, जहां पर भी आयतन आ जाएगा वो ताप के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी, मोललता। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो यहां पर आयतन नहीं आया, यहां पर क्या आया है, किलोग्राम। और किलोग्राम क्या होता है, द्रव्यमान है, मास है, और द्रव्यमान वो तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सी वाली विधि सही हो जाएगी, मोललता इज द करेक्ट आंसर। तो जो मोललता होती है इसके ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि मोललता के अंदर आयतन नहीं आता है। कौन आता है, द्रव्यमान आता है, और द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, आदर्श विलयन का उदाहरण है। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से ये पूछा है कि कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो जिन्होंने भी अभी तक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए या फिर आदर्श और अनादर्श विलयन का पता लगाने के लिए सुपर ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो सुपर ट्रिक मैंने मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट है आइडियल और नॉन आइडियल मतलब आदर्श और अनादर्श विलयन को पता करने की सुपर ट्रिक का एक वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर वो देखिए तो आपको इजीली ये वाला सवाल है आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आदर्श विलयन का मतलब होता है कि समान प्रकृति के अगर आप विलयनों का मिश्रण करके जो विलयन बनता है उसी को क्या बोलते हो, आदर्श विलयन बोलते हो। यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए, बेंजीन। बेंजीन की संरचना क्या होती है, C6H6 होता है, मतलब 6 सदस्य वल्य होती है और एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध उपस्थित होती है। टोलुइन। टोलुइन का मतलब क्या होता है, बेंजीन से एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ा रहता है जिसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन भी क्या हो गया, एरोमेटिक होगी, और टोलुइन में भी क्या हो गया, एरोमेटिक होगी। तो दोनों की प्रकृति कैसी होगी, एक प्रकार की होगी। तो आदर्श विलयन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, बेंजीन और टोलुइन वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देख लो समान प्रकृति की नहीं है, एसीटोन इथेनॉल मतलब एक कीटोन और दूसरा क्या है, एल्कोहल है। तीसरा वाला देखो क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एक एरोमेटिक है, एक कौन सा है, एल्किलेलाइड है। चौथा वाला देखिए जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, एक तो अम्ल और दूसरा क्या है, जल है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। और इसको फर्दर डिटेल में समझने के लिए सुपर ट्रिक नाम से एक वीडियो अपलोडेड है एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल पर, तो वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली वह है जो गुजरने देती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग कौन से प्रक्रम में करते हो, परासरण में करते हो। और परासरण जो प्रक्रम होता है उसमें केवल और केवल किसके अणु गुजरते हैं, विलायक के अणु गुजरते हैं। और कौन सी किस ओर से किस ओर जाते हैं, निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाती है। तो यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली है वह जो गुजरने देती है केवल विलय अणु को, ये गलत हो गया क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली की विशेषता यही होती है कि ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को अपने में से गुजरने देती है, बाकी विलय के अणुओं को अपने में से गुजरने नहीं देती। ऑप्शन नंबर बी, विलय तथा विलायक दोनों के अणु विलाय को तो गुजरने देती है लेकिन विलय का पारगम्य कभी भी नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, केवल विलायक अणु, ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब जो भी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसके द्वारा केवल और केवल विलाय के अणुओं का क्या होता है, पारगम्य होता है। मतलब केवल और केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली है विलाय के अणुओं के लिए ही पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये रॉन्ग गया। तो मीनिंग ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अर्ध पारगम्य झिल्ली केवल और केवल विलाय के अणुओं को अपने में से गुजरने देती है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली अगर अकार्बनिक की बात करें तो किससे बनाई जाती है, कॉपर फेरोसाइनाइड से बनाई जाती है। फॉर्मूला क्या था, Cu2FeCN6, इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट वाला देखिए, जल में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप जल के अंदर क्या मिला रही हो, नमक एक प्रकार से क्या हो गया, विलय पदार्थ हो गया। जल तो आपके लिए विलायक हो गया और जो नमक मिला रही हो ये नमक आपके लिए क्या हो गया, विलय पदार्थ। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आप विलायक के अंदर किसको मिला रही हो, विलय पदार्थ को मिला रही हो। विलायक में अगर आप किसको मिला दो,
विल्ले पदार्थ को मिश्रित कर रही हो। विलायक में विल्ले पदार्थ मतलब जो सोल्यूट, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, विल्ले पदार्थ को मिश्रित कर रही हो, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना आपको दो बातें कि जो क्वथनांक है, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक तो हमेशा क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी। और जो हिमांक है मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगाकर मेंशन कर रहा हूं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी विलायक में विल्ले पदार्थ को मिश्रित किया जाता है तो उसका, उस विलयन का क्वथनांक तो क्या होता है, वृद्धि होती है, और जो हिमांक होता है उसमें क्या होती है, कमी होती है। तो यही देखिए सवाल बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। जल में नमक मिलाने पर, नमक नहीं यहाँ पर चाहे से आप चीनी मिला दीजिए, NaCl मिला दीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी विलय मिला दीजिए, तो उसके क्वथनांक और हिमांक, तो पहले क्या बोला है, क्वथनांक, तो क्वथनांक में तो क्या होती है, वृद्धि, और हिमांक में क्या होती है, कमी। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ेंगे, गलत हो गया, क्योंकि क्वथनांक में तो वृद्धि होगी लेकिन हिमांक में कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक और हिमांक दोनों घटेंगे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि केवल हिमांक घटता है, क्वथनांक तो बढ़ता है। विल्ले पदार्थ मिलाने पर विलायक में क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी आप किसी भी विलायक में विल्ले पदार्थ को मिलाओगे तो उस वाली कंडीशन में क्वथनांक तो बढ़ेगा और हिमांक क्या होता है, हमेशा घटेगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वथनांक घटेगा और हिमांक बढ़ेगा, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, हेनरी नियतांक का मान ताप बढ़ाने पर, तो पहले तो आपको हेनरी का नियम आना चाहिए। तो हेनरी ने क्या बोला था कि किसी भी गैस की विलायक में जो विलयता होती है वो समानुपाती होती है किसके, उसके दाब के समानुपाती होती है। मतलब आप कितना दाब आरोपित कर रही हो किसी भी विलयन पर, तो जितना ज्यादा दाब आरोपित करोगे उतनी ही ज्यादा मात्रा गैस की विलायक में क्या होती है, विलयशील होती है। जैसे आपने यहाँ से समानुपाती वाले चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, आपको नियतांक लेना पड़ेगा, और नियतांक यहाँ पर कौन आता है, Kn, इसी को कौन सा बोलते हो, हेनरी नियतांक बोलते हो। तो ये होती है हेनरी की समीकरण। अब आपको एक बात यहाँ से हमेशा ध्यान रखनी है, क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप जब भी तापमान बढ़ाओगे, T बढ़ा रहे हो मतलब तापमान बढ़ा रहे हो, तो जो Kh की वैल्यू है ये भी हमेशा क्या होगी, इसमें भी वृद्धि होगी। और जब जब Kh की मान में वृद्धि होगा तो गैस की जो विलयता है, किसकी विलयता की बात कर रही हो, गैस की विलयता, इसमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप तापमान में वृद्धि करोगे हेनरी नियतांक के मान में भी वृद्धि होगी, और हेनरी नियतांक के मान में वृद्धि होने के कारण गैस की विलयता, किसमें, द्रव में, गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता में क्या आती है, कमी आती है। तो यही पूछा कि यहाँ पर हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक को प्रदर्शित किससे करते हो, Kh से। यहाँ पर जो Kh है इसी को आप क्या बोल रही हो, हेनरी नियतांक बोल रही हो। Kh का मीनिंग क्या होता है, हेनरी नियतांक। तो देखिए हेनरी नियतांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हमेशा क्या होगा, जब जब हेनरी नियतांक मतलब Kh का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पर तापमान बढ़ने के साथ साथ Kh का मान भी बढ़ेगा। दूसरा देखिए घटता है, गलत हो गया कि तापमान बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान हमेशा बढ़ता है। अपरिवर्तित रहता है मतलब तापमान से प्रभावित ही नहीं होता, ये भी गलत हो गया, तापमान से प्रभावित होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये भी गलत हो गया, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब तापमान में वृद्धि करोगी हेनरी नियतांक का मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के लिए समय घटाता है क्योंकि, मतलब ये यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि एक तो आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो, और दूसरा अगर आप खाना बना रहे हो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर, तो जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जो खाना या भोजन है वो आसानी से पक जाता है, लेकिन जो अधिक ऊंचाई वाली स्थान है वहां पर खाना पकने में ज्यादा समय लगता है। तो इसका कारण क्या, तो इसका एक ही कारण आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या, कि जितना ज्यादा दाब होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्वथनांक होगा। वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, दाब होगा, उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने के कारण क्या होगा, जो भी जल है उसका क्वथनांक भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अभी मैंने बोल दिया है क्या,
कि जितना अधिक दाब होगा उतना ही अधिक क्या होता है, क्वथनांक होता है। सामान्यतः यही ट्रेंड रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक जो खाना पकाने से जुड़ा है बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप क्या कर रही हो, दाब को बढ़ा रही हो, और जब दाब को बढ़ा रही हो तो जल का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कुकर में अधिक दाब भोज्य पदार्थों को कुचलता है ना, दाब से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो मुख्य भूमिका किसकी होती है, तापमान की होती है। ये अलग बात है कि जितना ज्यादा दाब होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, क्वथनांक होता है। तीसरा देखिए, प्रेशर कुकर में ऊष्मा अधिक समान रूप से वितरित होती है ना, खाना बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें बढ़ा हुआ तापमान मदद करता है। ये बात ठीक है। यहाँ पर क्या कि तापमान जितना अधिक होगा उतना ही खाना आसानी से बनेगा, लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो क्या होता है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जितना ज्यादा जल का क्वथनांक में वृद्धि होगी खाना उतना ही क्या होता है, प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है, मतलब आपकी बार आप विलेय किसको कर रही हो, गैस को। तो गैस तो आपके लिए क्या हो गया, विलेय पदार्थ, और विलेय किसमें कर रही हो, जल में, तो आपके लिए विलायक क्या हो गया, जल। तो ये वाला सवाल कहां से जुड़ा हुआ है, गैस की द्रव में विलेयता से जुड़ा हुआ है। तो जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो गैस की विलेयता को प्रभावित करते हैं द्रव में। पहला देखिए, गैस की प्रकृति पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको एक हेनरी का नियम से एक वीडियो अपलोडेड है विलियन में, प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले क्या करना आपको, एलसीपी केमिस्ट्री हब चैनल को सर्च कीजिए, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है विलियन की, हिंदी में लिखा हुआ है विलियन, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा हेनरी का नियम। तो उस वाले वीडियो लेक्चर में टोटल मैंने बता रखा है कि गैसों की विलेयता द्रव में किस प्रकार से प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक है जो उसकी विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है गैस की प्रकृति पर, बिल्कुल सही बात है। अगर ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय विलायक में विलेय होगी, अध्रुवीय गैस है तो अध्रुवीय विलायक में विलेय होती है। और ऐसी गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती है अथवा विलायक में आयनित हो जाती है, उनकी विलेयशीलता भी अधिक होती है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, तापमान पर अभी देख रहे हो आप हेनरी के नियम से कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा और गैस की द्रव में विलेयता में कमी आएगी। तो तापमान पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तीसरा देखिए, गैस के दाब पर, गैस के दाब पर, यह भी हेनरी के नियम से अभी देखा आपने कि जैसे जैसे जितना अधिक दाब होगा तो गैस की जो विलेयता द्रव में उतनी ही अधिक होती है। अभी आपने एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया था, M समानुपाती P, मतलब जितना अधिक दाब होगा उतनी ही अधिक मात्रा में गैस है वो द्रव्य में विलेयशील होगी। तो यहाँ पर तीनों कारकों पर निर्भर कर रही है, गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भरता है, और गैस के दाब पर भी निर्भर करती है। इन सभी पर तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो जल में गैस की विलेयता है गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, साथ में गैस के दाब पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, परासरण में, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, परासरण वह प्रक्रम होता है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का प्रवाह निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे परासरण की प्रक्रिया में विलायक अणुओं का प्रवाह होता है, किससे होकर होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होगा, और किस विलयन से किस विलयन की ओर गति करेंगे विलायक अणु, निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, विलायक के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते, गलत हो गया, मतलब विलायक के अणु तो गति करते लेकिन उच्च सांद्रता से नहीं, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होती है। तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, विलायक के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करते, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी, विल्ले के अणु, अरे विल्ले का तो पारगमन होने नहीं देता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल और केवल विलायक के अणुओं को क्या होने देता, अपने में से गुजरने देता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में अवनमन निम्न के समानुपाती होता है। अभी मैंने बोला था कि अणु संख्या गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होते। प्रासरण दाब होता था, उसमें कवतनांक में उन्नयन होता था, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो ये 4 आपके पास क्या होते हैं, अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो केवल और केवल विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय पदार्थ की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते। यहां पर आपसे डील करवा रहे हैं किससे, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मीनिंग क्या हो गया, हिमांक में अवनमन। इसका मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन। और जब भी आपने डेरिवेशन अगर अच्छे से देखा तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है डेल्टा टी एफ, मतलब हिमांक में अवनमन वो किसके इक्वल होता है, के एफ, मतलब मोलल हिमांक अवनमन कांस्टेंट है ये एक प्रकार का, और साथ में आती है मोललता मीनिंग स्मॉल एम। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो हिमांक में अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है। ये तो क्या हो गया, नियतांक हो गया, समानुपाती किसके, मोललता के। मतलब जो भी आपके पास विलयन है उस विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, हिमांक में अवनमन। तो अब देखिए इजीली आपसे सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ये देखिए हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन का मतलब तो क्या हो गया, डेल्टा टी एफ। फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई विद स्मॉल एम। स्मॉल एम का मीनिंग क्या हो गया, मोललता। तो देखिए यहां पर किस पर निर्भर करेगा, विलयन की मोल बिन, ये गलत हो गया, मोल बिन के साथ इसका संबंध नहीं है। विलयन की मोलरता से, विलयन की मोलरता, यहां पर मोलरता है, मोललता नहीं है। मोलरता का मात्रक तो मोल प्रति लीटर होता है और मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, विलयन की मोललता से, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो विलयन की मोललता, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हो, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हो। और डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन, जो क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो हिमांक में जो अवनमन है विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। डी भी देख लीजिए, विलायक की मोलरता से, विलायक से तो कोई संबंध ही नहीं है, विलयन की मोलरता से संबंध है इसका, तो इसके ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, अधिक ऊंचाई पर जल का कवतनांक घट जाता है क्योंकि, अभी अपन ने एक प्रॉब्लम सोल्व करके आई है प्रेशर कुकर वाली, उसी के साथ मैंने आपको बता दिया था कि जितना ज्यादा अधिक दाब होगा उस वाले विलयन का कवतनांक भी उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर अधिक ऊंचाई की बात कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हो, मतलब हाई एल्टीट्यूड की ओर मूव करते हो, ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हो, तो वहां पर वायुमंडलीय दाब में क्या आती है, कमी आती है। और जब वायुमंडलीय दाब में कमी आ गई तो सीधी सी बात है कवतनांक में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि जितना अधिक दाब होगा उतना ही अधिक क्या होता है, कवतनांक होता है। तो यहाँ पर देखो उसी से रिलेट किया है सवाल को, अधिक ऊंचाई पर जल का कवतनांक घट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर गमन करते हो या ऊंचाई की ओर जाते हो तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब में कमी आती है वैसे वैसे जल का जो कवतनांक है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तापमान कम होता है, ये रॉन्ग हो गया। वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर आप अगर जाते हो तो वहां पर वायुमंडलीय दाब में क्या आती है, कमी आती है। उपयुक्त सभी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है जिसके कारण जल का कवतनांक क्या होता है, घट जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो गया है, कम हो गया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, अणु संख्यक गुणधर्म निर्भर करते, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था इसी वीडियो लेक्चर में कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के वे गुणधर्म होते
जो केवल और केवल विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते, विलेय पदार्थ की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करती। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म है। परासरण दाब है, कवतनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो यहां पर देखिए अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विलेय के अणुओं की संख्या पर, बिल्कुल करेक्ट है कि विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर ही अणु संख्या के गुणधर्म क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विलायक की प्रकृति पर गलत हो गया। विलायक की प्रकृति विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। विलेय के संगठन पर यह भी गलत हो गया, क्योंकि विलेय का संगठन से कोई मतलब नहीं है। अणु संख्या के गुणधर्म केवल और केवल विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? अणु संख्या गुणधर्म केवल और केवल विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मोल भिन्न होता है। किसकी बात कर रहा है? मोल भिन्न। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक विलयन है और उस वाली विलयन में 2 घटक है। पहला वाला घटक ए हो गया और दूसरा वाला घटक क्या हो गया? बी हो गया। ए की पहली बात तो मोल भिन्न है। मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित करते हो? एक्स से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो? एक्स से प्रदर्शित करते हो। तो यहां पर मान लीजिए जो भी आपके ए घटक है इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? एन ए हो जाएगी। और जो बी घटक है इसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? एन बी। एन किसको प्रदर्शित कर रहा है? स्मॉल एन, मोलों की संख्या। अब अगर आपको मान लीजिए ये बोल दिया कि आपको मोल भिन्न बतानी है किसकी? घटक ए की। तो घटक ए की मोल भिन्न, तो मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित कर रही थी? एक्स से। और ए घटक के लिए पूछ रहा है तो मैंने यहां पर क्या मेंशन कर दिया? ए मेंशन कर दिया। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है मोल भिन्न का? अगर आपको विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल भिन्न निकालना है तो उसी घटक के मोल, मतलब एक्स ए निकालना तो उसी घटक के मोल क्या होगी? एन ए। और उसको आप डिवाइड कर दीजिए विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों से। कितने घटक उपस्थित है? 2 घटक उपस्थित है। तो इसका तो ए वाले घटक का तो एन ए मोल होगी और बी वाले घटक का क्या होगी? एन बी मोल होगी। मतलब अगर आपको किसी भी विलयन में से किसी भी घटक का मोल भिन्न का पता करना है तो आपको क्या करना है? उसी घटक के मोलों की संख्या और उसको डिवाइड कर दीजिए विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग से। तो यहां पर देखिए ऊपर भी मोल आ रहा है और डिवाइड में भी क्या आ रहा है? मोल आ रहा है। तो मोल से मोल क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोल भिन्न है वो कैसा हो जाएगा? मात्रकहीन हो जाएगा। मतलब इसकी कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है। मोल भिन्न होता है मोल प्रति लीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोल प्रति लीटर तो किसका मात्रक होता है? मोलरता का मात्रक होता है। और मोलरता का किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो? कैपिटल एम से। तो मोल भिन्न के लिए ये गलत हो गया, क्योंकि मोल प्रति लीटर है वो मोलरता का मात्रक होता है। दूसरा देखिए मोल प्रति किलोग्राम। अभी देख रहे हो कि मोल प्रति किलोग्राम तो किसका मात्रक होता है? मोलरता का। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हो? स्मॉल एम से। ऑप्शन नंबर सी मात्रकीन, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो भी मोल भिन्न है उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में क्या आता है? मोल मोल आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल भिन्न हमेशा कैसा होता है? मात्रकहीन होता है। चौथा ऑप्शन देखिए ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये किसका मात्रक होता है? ये होता है आपके नॉर्मलता का मात्रक होता है। और नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हो आप? कैपिटल एन से। तो साथ में आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ में सीखते हुए चलना है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक क्या है, नॉर्मलता का मात्रक क्या है, और साथ में जो मोल भिन्न है वो कैसी होती है? मात्रकहीन होती है। नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा गुण आदर्श विलयन प्रदर्शित करता है? मतलब इनमें से जो 4 गुण लिख रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो आदर्श विलयन क्या करता है? प्रदर्शित करता है। पहला देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है? 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये गलत हो गया। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों का मान कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण, मतलब जो ए और बी के मध्य जो अन्योन्य क्रिया हो रही है वो इक्वल होती है किसके? विलायक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया व विलेय के मध्य होने वाली अन्योन्य
क्रिया के, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉट इक्वल टू मेंशन कर रखा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, AOT का मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज मीनिंग उपयुक्त सभी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आदर्श विलयन के लिए केवल एक ही सही है, कौन सा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, 0, डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है, 0, लेकिन यहाँ पर कितना बोल दिया, नॉन इक्वल टू 0। और ए और बी के मध्य उतना ही अन्योन्य क्रिया होती है जितना विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य होती है। यहाँ पर क्या बोल दिया, इसको भी नॉट इक्वल बोला, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अनादर्श विलयन के लिए गलत कथन है, तो अनादर्श विलयन आदर्श का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए गलत कथन कौन सा हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो किसके लिए होता है, आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, लेकिन अनादर्श विलयन के लिए क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0। आगे वाले ऑप्शन देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही है, किसके लिए, अनादर्श विलयन के लिए। ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होगा विलायक विलायक के मध्य आकर्षण बल और विलय विलय के मध्य आकर्षण बल से, तो ये भी सही है, क्योंकि ये भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, अनादर्श विलयन को। राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता, ये भी सही कथन है, किसके लिए, अनादर्श विलयन के लिए। जो राउल्ट के नियम की पालना करते वो आदर्श विलयन कहलाते, और जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखोगे तो क्या बोला, अनादर्श विलयन के लिए गलत कथन। तो अनादर्श विलयन के लिए गलत कथन क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, क्योंकि जो अनादर्श विलयन होगा उसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया 0 के, तो ये गलत कथन हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ थे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।